अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है नेशनल। नेशनल कौमी इनकम का मतलब है आमदन। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स की नज़र में कौमी आमदन मतलब एक मुल्क की आमदन, एक इकोनॉमी की आमदन, ठीक है, वो क्या होती है। ठीक है, जब इकोनॉमी की बात होती है तो यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब जो है वो लिया जाता है कि एक पूरे मुल्क की बात होती है। एक पूरा मुल्क एक इकोनॉमी की तरह जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है जो कि यहाँ से फुल फ्लैज आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होने जा रही है चैप्टर 5 से होंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मैक्रो की बात करेंगे तो हम मैक्रो को ओवरऑल लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को जब देखा जाए कि पूरी इकोनॉमी के लिए एज अ होल, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, इसमें हम परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, बिहेवियर भी देख लेते हैं और डिसीजन मेकिंग भी देख लेते हैं एक पूरी इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पहले अलग से एक ब्रांच के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता था या नहीं समझा जाता था बिफोर 1930। ठीक है, और 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो कि पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन आया था। ये डिप्रेशन वो नहीं है जो इंसान डिप्रेस हो जाते हैं, ये डिप्रेशन है इकोनॉमी का डिप्रेशन। जब रिसेशन आया हो, इकोनॉमी के ऊपर सवाल आया हुआ और वो ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर आया हुआ, तो हम कहते हैं कि इस टाइम इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में। ठीक है, जब पूरी ही दुनिया का तकरीबन मेजर पोर्शन जो था वो डिप्रेशन में था। ठीक है, मेजर इकोनॉमी जो थी वो उस टाइम जो थी वो डिप्रेस हुई हुई थी। उन पे बुरा टाइम चल रहा था। तो पहली दफ़ा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थी ना वो नीड लोगों को महसूस हुई कि कोई ऐसी ब्रांच होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की जो ओवरऑल देखे एक पूरी इकोनॉमी। उससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट के ऊपर बात होती थी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिफरेंट फर्म्स के ऊपर, तो वो चल रहा था। बट अलग से एक ब्रांच के तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ाया जाता था। यहाँ पे सारे इकोनॉमिस्ट जो थे इस डिप्रेशन के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी तरह ये समझा जाए कि इस डिप्रेशन के पीछे के रीजंस क्या हैं। क्यों एक डिप्रेशन जो है वो पूरी पूरी इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है और कैसे वो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक केन्स नामी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उन्होंने उस बुक के अंदर जो था वो रीजंस को एक्सप्लेन किया कि गुड्स जो हैं वो क्यों रिमेन अनसोल्ड रहती हैं, वो बिक क्यों नहीं रही। ठीक है, और वर्कर्स जो हैं वो क्यों रिमेन अन जो है वो एम्प्लॉयड रहते हैं, उनको काम क्यों नहीं मिल रहा। अब इन्होंने केस ने अपनी इस बुक के अंदर बेसिकली एक पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात करना स्टार्ट कि खाली एक खास सेक्टर या एक खास मार्केट में अगर चीज़ें ना बिक रही हों वो तो समझ आती हैं, लेकिन एक पूरी इकोनॉमी में जब गुड्स नहीं बिक रही, इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी एक साथ एक यूनिट होकर अफेक्ट हो रही है। और अगर पूरी इकोनॉमी के लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो वो एक साथ अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो ये पूरा एक इकोनॉमी का जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सो पहली दफ़ा यहाँ से बात हुई स्टार्ट कि एक पूरी इकोनॉमी को एक बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे भी डिस्कस किया जाना चाहिए ताकि इन चीज़ों को समझ सकें कि इकोनॉमी के ऊपर जो है वो सवाल क्यों आता है। अच्छा, अब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बनाई गई एक ब्रांच इकोनॉमिक्स की, इसके कुछ खास ऑब्जेक्टिव और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक पूरी इकोनॉमी के लिए ही ड्राफ्ट किए गए हैं। इनको पूरी इकोनॉमी के लिए ही बनाया गया है कि एक पूरी इकोनॉमी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, एक ओवरऑल इकोनॉमी की बेहतरी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकासद हैं जो होते हैं। सो मेन
ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमी का या गवर्नमेंट का कि वो मैनेज करे नेशनल इकोनॉमी को, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपने लोगों की वेलफेयर, ठीक है, अपने लोगों की फलाह के लिए जो है ना वो बेहतर तरीके से काम कर सके कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इकोनॉमी। ये इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल ऐसे होता है कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर पॉलिसीज बनाओ, आप पूरी एक इकोनॉमी को अपनी नज़र में रखते हुए उसके लिए पॉलिसीज बनाओ, तो ही आप अपनी इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और आपके लोगों के लिए वेलफेयर जो है वो लाया जा सकता है, ठीक। सो वेलफेयर जो है वो किसी भी इकोनॉमी के सिटीजन्स के लिए वो अचीव किया जा सकता है नंबर वन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, ठीक है। ये पहला मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्रो इकोनॉमिक्स का या किसी भी अ, एक इकोनॉमी या कंट्री का पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि आपकी जो कंट्री है या आपकी जो इकोनॉमी है उसकी वेल्थ में इजाफा किया जाए, ठीक है, उसके मालो दौलत में इजाफा किया जाए, तो अल्टीमेटली जो आपके सिटीजन्स हैं उनका वेलफेयर बेहतर तरीके से किया जा सके, ठीक है। इस वेल्थ के इंक्रीज होने से किसी भी कंट्री के वहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे उनके रहने की ज़िंदगी का मेयार बेहतर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा कि वेल्थ जो है एक जो इकोनॉमी है एक जो कंट्री है उसकी दौलत में इजाफा होगा, और उसकी दौलत में इजाफे होने से उसके वहाँ पे रहने वाले जो सिटीजन हैं उनकी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर किया जा सकेगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया जा सकेगा। अच्छा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहाँ पे रोजगार मिले। अच्छा, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमारे माइंड में होता है जो वर्कर है या जो लेबर है उसको काम में लाने की बात हो रही है या खाली हम इंसानों की बात हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ठीक है लेबर्स को तो काम मिले ही मिले, आपका जो कैपिटल फारक पड़ा है, आपकी जो लैंड फारक पड़ी है, आपके जो इंटरप्रेन्योर जो है जो कारोबार नहीं कर रहे उनको भी फुली यूटिलाइज किया जाए, उनकी जो है ना कैपेबिलिटी से भी पूरा फायदा उठाया जाए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो, ज़ाया हो गई आपके रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या है? आपके चारों फैक्टर, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, अंडर। तो अनएम्प्लॉयमेंट से गुर्बत आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो पॉवर्टी जो गुर्बत है वो बढ़ेगी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके मुल्क में अगर रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कि आपके मुल्क की एग्रीगेट डिमांड बढ़े। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ठीक है, हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी, हमने मार्केट डिमांड पढ़ी, अब हम एग्रीगेट डिमांड पर बढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड होती है एक मजमूई डिमांड जो पूरी इकोनॉमी की होती है। जब एक इकोनॉमी में सारे लोगों को जॉब मिलेगी तो वो सारे लोग बेहतर डिमांड कर सकेंगे चीज़ों की। देखिए, हर बंदे के पास अगर पैसा हो तो वो जाके कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। उसने पैसा क्या करना है, या तो वो सेव कर रहा होगा या कंज्यूम कर रहा होगा। नॉर्मली कंज्यूम ही कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। जब वो कंज्यूम करेंगे तो चीज़ें बिकेंगी, ठीक है। चीज़ें बिकेंगी इसका मतलब यह है कि मार्केट में डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड। जब चीज़ें बिकना शुरू होती हैं तो पूरी मार्केट में पैसा जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ऐसे की सर्कुलेशन बेहतर होती है और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सो ये दो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो है लो या स्टेबल इन्फ्लेशन, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है लो या स्टेबल इन्फ्लेशन, ये कहता है कि आपके इस इकोनॉमी के अंदर जो महंगाई है इसको या तो कम होना चाहिए, तो कम अगर आप नहीं कर सकते ना तो एक जगह पे रोक, ठीक है। जैसे हम न्यूज़ में भी सुनते हैं इस टाइम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट ये चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट ये चल रहा है। तो से कि इन्फ्लेशन रेट अगर 10% चल रहा है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो ये 10% को या तो कम कर लो, इसको 8 पे ले आओ, ठीक है। अगर 8 पे नहीं लेके आ सकते तो एटलीस्ट इसको 10 पे ही कुछ अरसे के लिए स्टेबल रखो। ये ना हो कि कुछ दिनों बाद ये 11% हुआ फिर 12% हुआ, ठीक है। सो ये भी एक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पे महंगाई की शरह को जो है वो कम किया जा सके, या कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टे किया जा सके, स्टेबल बनाया जा सके, तो एक जगह पे रुके। तो लो इन्फ्लेशन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है,
ठीक है। हाई इन्फ्लेशन जो है उससे क्या होता है कि महंगाई से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस का, आप सोचें कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप एक घर बनाने शुरू कर देते हैं। घर बनाते हैं तो महंगाई की वजह से आपने जब एक बजट बनाया हुआ था घर बनाने के ऊपर इतना खर्चा आएगा, वो डेली बेसिस पे ऊपर चेंज हो रहा है। आपने सोचा था कि ईंटें इतने की आएंगी, इतने का सीमेंट आएगा, इतने का सरिया आएगा। आप एक उस हिसाब से आपने प्लानिंग की होगी, उस हिसाब से आपने अपना बजट बनाया होगा, सेविंग की होगी, उसके बाद आपने घर स्टार्ट किया होगा। हर दूसरे हफ्ते जब आप कोई मटेरियल लेने जाते हो तो आपको पता चले कि नहीं अब तो ये महंगा हो गया, कुछ अर्से बाद वो डबल प्राइस का हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, आप कंजम्पशन करते हुए परेशान हो। सो हाई इन्फ्लेशन की वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। तो लो या स्टेबल इन्फ्लेशन होना भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल के ऊपर एक इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव समझा जाता है। उसके बाद एक्विलिब्रियम इन बीओपी। एक्विलिब्रियम, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो एक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता हो। बीओपी क्या है? बैलेंस और का मतलब है और पी का मतलब है पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात होती है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक इकोनॉमी के लेवल पे जो इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट हो रही है, ये उसकी बात। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान वैसे बात है बहुत सी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता होगा। लाइक हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, ऑयल नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये ज़रूरी आप कह लें कि जो है ना, वो एक आइटम है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अच्छा, इसी तरह कुछ चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ से जो है ना सियालकोट की कुछ खेलों की चीज़ें वो हैं एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या कोई टेक्सटाइल के आइटम्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या कुछ एग्रीकल्चर जो है ना वो प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इनके दरमियान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए। जो आपके मुल्क में इनफ्लो आ रहा है, मतलब जब आप कोई चीज़ बाहर भेजते हो तो उसके बदले में आपको डॉलर्स मिलते हैं, वो और जो आप यहाँ से बाय डॉलर भेज रहे हो, जब आप कोई चीज़ यहाँ पे मंगवा रहे होते हो, तो इनके दरमियान में एक बैलेंस होना चाहिए। इस बैलेंस को हम कहते हैं कि एक्विलिब्रियम हो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव, अ बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होना चाहिए, या आपके जो कंट्री के इनफ्लोज या आउटफ्लोज हैं, जो कंट्री या इकोनॉमी से बाहर जो पैसा जा रहा है, जो अंदर आ रहा है, उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। सो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हैं वो चार होते हैं। एक तो ये होता है कि वहाँ पे पैसा जो है वो लेके आया है, वहाँ पे वेल्थ को इम्प्रूव किया जाए इकोनॉमी की। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल करना। आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़े। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, या एटलीस्ट फुल तक ले जाया जाए। अच्छा, फुल तक लेके जाना शायद पॉसिबल ना हो कि आप कहेंगे पूरी इकोनॉमी का हर बंदा जो है वो रोजगार में है, और हर लैंड जो है वो यूज़ हो रही है, हर कैपिटल जो है वो यूज़ हो रहा है, हर एंटरप्रेन्योर जो है वो काम कर रहा है। ये पॉसिबल शायद ना हो, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, जितना बढ़ा सकते हो उसको बढ़ाओ। ठीक है। सो ये दो चीज़ें इंक्रीज करनी है, फिर आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज करना है, ये तीन ऑब्जेक्टिव है। और फिर ये है कि आपने इन्फ्लेशन को कम करना है, ये चौथा ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, इनमें से तीन वो हैं जिनको आप बढ़ाना चाहते हो, तो एक वो है जिसको आप कम करना। ठीक हो गया। तो ये चार मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, जिसको अचीव करना जो है वो हर इकोनॉमी का एक ख्वाब है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बेसिक के बारे में पता लग गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।